बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 12 के लेक्चर 11 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जिस्म के कौन कौन से हिस्से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल कर सकती हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन बेटा कहते होते हैं रब्त को, यानी कि एक हिस्से का दूसरे हिस्से से जुड़ना, ताल्लुक़ कायम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो जो हमारे बॉडीज़ के अंदर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं या जो आर्गन्स मौजूद होते हैं, ये जब एक साथ काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, जितनी हमारे पूरे जिस्म को ज़रूरत होती है, तो इस अमल को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मिसाल के तौर पे हम एग्ज़ाम्पल लेते होते हैं मसल्स वर्क की, यानी कि हमारे जिस्म, यानी कि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई मुशक्क़त वाला काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे हैंड्स के, हमारी बॉडी के, हमारी लेग्स के जितने भी मसल्स होते हैं वो सब के सब मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। और इस दौरान हमारी सांस भी फूल सकती है, यानी कि ब्रीदिंग का अमल तेज़ हो सकता है। हार्ट बीट रेट जो होता है, यानी कि दिल की धड़कने की जो शरह होती है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, फटैग हो सकता है, थकान भी हो सकती है, यानी कि इन मुशक्क़त वाले कामों से, मसल्स वर्क की वजह से। इसी तरह से अगर हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। वन इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है ये नर्वस सिस्टम की वजह से लिया जाता है, यानी नर्वस सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का अमल होता है उससे हम नाम देते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन का। इसी तरह से हमारे पास एक और टाइप होती है कोऑर्डिनेशन की, दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन का अमल होता है उसे हम नाम देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का। अगर हम एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों ही मौजूद होते हैं, जबकि दूसरे जो केमिकल होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन मौजूद होता है। इसी तरह से अहम टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ये लॉन्ग के तौर पे भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे भी बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है ये डिपेंडेंट होता है 5 फैक्टर्स के ऊपर: स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स, रिस्पॉन्स। यानी कि ये 5 किस्म की जो टर्म्स हैं, ये जब मिल के काम करेंगी तब कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्रिएट होगा, पैदा होगा। लेकिन आज हम सबसे पहले जो टर्म डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते होते हैं वो इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि ऐसी माहौलियाती तब्दीलियाँ जिनकी बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करें, यानी कि रद्द अमल ज़ाहिर करें, तो ऐसी तब्दीलियों को स्टिमुलस का नाम दिया जाता है। यानी कि एनी चेंजेस इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू विच ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रिस्पॉन्स, यानी कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जब जानदार रिस्पॉन्स शो करें तो इस अमल को हम नाम देते हैं स्टिमुलस का। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं टच की, लाइट की, टेम्परेचर की, समथिंग एल्स। यानी कि अगर हम टच की बात करें, जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें फ़ौरन, यानी कि उस चीज़ को फ़ौरन एहसास हो, या कोई हमारे जिस्म को आके छूता है तो उस टाइम हमें फ़ौरन महसूस होता है। तो टच भी किस में आएगा? स्टिमुलस में आएगा। यानी कि उसके रद्दअमल के तौर पे फिर हम अपना रिस्पॉन्स भी शो करते हैं, अपना रद्दअमल भी ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से अगर हमारी आँखों के अंदर तेज़ रोशनी डाल दी जाए तो हम फ़ौरन ही अपनी आँखों को बंद कर देते हैं। तो इस तरह से लाइट भी क्या आपके पास स्टिमुलस है। लेकिन कुछ ऐसे स्टिमुलस भी होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन उसके ऊपर हम कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड्स के बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे जिस्म, हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करते, तो बैक्टीरिया जो है वो स्टिमुलस में शुमार नहीं होंगे। सिर्फ वो चीज़ स्टिमुलस में शुमार होगी जिसके खिलाफ हम रद्दअमल ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर्स। नाम से बेटा जी ज़ाहिर है कि इसमें, इस फैक्टर के अंदर, कोऑर्डिनेटेड फैक्टर एक्शन के अंदर
वो ख़ास किस्म के आर्गन्स और सेल्स मौजूद होंगे जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे आर्गन्स, टिश्यूज़ या सेल्स जो स्टिमुलस को एक्सेप्ट करें उन्हें हम नाम देते हैं रिसेप्टर्स का। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स को कौन एक्सेप्ट करता है, एयर्स, यानी कि हम हवा के ज़रिए से साउंड वेव्स को यानी कि हम एयर्स यानी कानों के ज़रिए से साउंड वेव्स को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो आइज़ हैं वो लाइट को महसूस कर सकती हैं। इसी तरह से हवा के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उसको नोज़ जो होता है, नाक जो होता है हमारा, वो से कोऑर्डिनेट करता है, वो से रिसेप्ट करता है, रिसीव करता है। तो इसके बाद जो फैक्टर यानी रिसेप्टर के बाद जो फैक्टर वर्क करता है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन को वसूल करते हैं, हासिल करते हैं, किससे, फ्रॉम द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से हासिल करते हैं और मैसेजेस भेज देते हैं, पैगामात भेजते हैं टू स्पेसिफिक आर्गन्स, ख़ास किस्म के आर्गन्स को, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ताकि वो बेहतर मुस्तकिल वर्क कर सकें, काम कर सकें। इसके बाद हमारे पास आता है जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है वो है इफेक्टर्स, यानी कि ये जिस्म के वो हिस्से होते हैं जो कोऑर्डिनेटर्स से आने वाले मैसेजेस को लेते हैं, वसूल करते हैं और उनके खिलाफ रद्द अमल शो करते हैं, प्रोड्यूस रिस्पांस, रिस्पांस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, कौन से कोऑर्डिनेटर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, कैरी द मैसेजेस टू कोऑर्डिनेटर, यानी कि इस नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो पैगामात होते हैं, असावी पैगामात, उनको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया जाता है। टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, तो इसके अंदर यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास इफेक्टर्स होते हैं वो होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स। कौन से होते हैं, मसल्स और ग्लैंड जो वो इफेक्टर्स। तो ये पैगामात यानी कि इनके ज़रिए से हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचेंगे और जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी जो है वो उनके खिलाफ रिस्पांस शो करेगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है कि इसमें ख़ास किस्म के केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स जो हैं ये मैसेज को लेते हैं और इन्हें ये पहुंचा देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, जो कि एक टारगेट टिश्यूज़ होते हैं और ये एक इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। इसी तरह से कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो नेफ्रॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं और इसमें नेफ्रॉन जो है वो इफेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह से बोन्स और लीवर जो है ये भी इफेक्टर के तौर पे काम करेंगे बहुत सारे हार्मोन्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 5th नंबर पे फैक्टर होता है वो है तो रिस्पॉन्स, यानी कि जब मैसेजेस वगैरह रिसीव कर लिए जाते हैं फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए से, तो इफेक्टर्स जो होते हैं वो उसके खिलाफ एक वर्क करते हैं, एक रिस्पांस शो करते हैं और इस रद्द अमल को हम नाम देते होते हैं रिस्पांस का। फॉर एग्जांपल जैसे कि पुलिंग है, यानी कि जब कोई गर्म चीज़ हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर आ जाता है, हार्ड थिंग के ऊपर आ जाता है, तो हम फ़ौरन अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये हमारा उस हार्ड थिंग के खिलाफ क्या है, हमारे हाथ का रिस्पांस होता है। इसी तरह से जो सनफ्लावर के फ्लावर्स होते हैं वो लाइट की सिमत में यानी कि सनलाइट की सिमत में ही मूव कर रहे होते हैं। तो ये सनफ्लावर के फ्लावर्स का सनलाइट के खिलाफ क्या होता है, जो हरकत होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, रिस्पांस का नाम देंगे। इसी तरह से अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें रिस्पांस के अंदर, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है ये फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा, लेकिन ये रिस्पांस जो होता है ये बहुत ही आहिस्तगी से होता है। इसी तरह से अगर हम केमिकल रिस्पांस की कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत ही आहिस्तगी से ये अमल पैदा होगा और काफ़ी देर ये रिस्पांस शो करेंगे।